हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने हैं वर्णमाला का पार्ट 2। पार्ट 1 जो है उसमें हमने स्वर के बारे में जाना था कि स्वर को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, मूलतः कितने स्वर होते हैं, कौन किसका उच्चारण कहाँ से होता है, ये सभी जानकारी जो थी हमने पार्ट 1 में जानी थी। और अब पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। सॉरी, आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा करके वहां से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यंजन वर्ड। ये व्यंजन वर्ड क्या होते हैं? जो वर्ड स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं ना, जो वर्ड स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं नहीं होते हैं, मतलब जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाए, या जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में स्वरों की स्वरों की सहायता ली जाए। मतलब जिनके उच्चारण करते समय हम स्वरों की सहायता लेते हैं तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। वे एक चीज और है कि व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें जो मुख से वायु निकलती है वो एकदम सीधी से नहीं निकलती, किसी न किसी भाग को छूते हुए निकलती है। मूलतः इनकी संख्याएं जो होती है 33 होती हैं। व्यंजन की व्यंजन की मूल संख्या 33 है। एक मिनट, मूल संख्या 33 है। ऐसे कुल व्यंजन 39 होते हैं। ठीक है। तो अब हम इसका पहला पार्ट जानेंगे कि पहला जो है स्पर्श के आधार पे हम इसको जानेंगे कि कहाँ से ये उच्चारित हो रहे हैं, किस भाग को स्पर्श कर रहे हैं उच्चारण करते समय। तो पहला स्पर्श या वर्गीय वर्गीय व्यंजन। ठीक है। अभी हम देखते हैं। तो जो पहले इसको एक रो और कॉलम से अगर बनाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ये हो गया हमारा वर्ग। यहाँ पे उच्चारण स्थान, ये उच्चारण स्थान, और यहाँ पे वर्ण। पहला क वर्ग होता है। क वर्ग पहले लिख लेते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। ये हो गया हमारा क वर्ग। उसके बाद च वर्ग आता है। च वर्ग च, छ, ज, झ, इय। फिर ट वर्ग ट, ठ, ट के बाद ठ, ड, ढ, उसके बाद अड़। फिर त वर्ग आता है। त, थ, द, ध, न। ये हमारा त वर्ग हो गया। अब उसके बाद प वर्ग आता है। प वर्ग में क्या लिखेंगे? प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। ये हमारा प वर्ग हो गया। ठीक है। अभी हम इसे इस तरह क वर्ग लिख देते हैं। तो अब देखिए क वर्ग का उच्चारण करिए, कहाँ से आता है? क, ख, ग, घ। इसमें हमारा उच्चारण स्थान जो हो जाएगा वो कंठ हो जाएगा। इन सब का उच्चारण जो है हम कंठ से करते हैं, तो ये कंठ उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। च वर्ग का च, छ, ज, झ। तो ये सब तालु, जिह्वा जो है वो तालु को टच करती है, तो ये तालु तालु इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा। ट, ठ, ये मूर्धा उनका उच्चारण स्थान है। मूर्धा उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। फिर उसके बाद त, थ। अभी त, थ, द, ध इन सब का उच्चारण करिए, और उच्चारण करने पे देखेंगे कि जो जीभ है वो दांत को टच कर रही है, तो ये इनका उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। प वर्ग
प फ इनका उच्चारण करते समय ओठ हिल रहे हैं, ओठों से जो है वायु टच हो रही है, तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, इनका तो होता ही है, साथ में कुछ और भी हैं जैसे ये तो हमारे वर्ग हो गए। कुछ स्पेशल जैसे ये अलग कलर से लिख दूं, ह का उच्चारण भी जो है कंठ से ही होता है। य श ये सब का उच्चारण जो है य श करिए तालु से होता है, तो ये और श इनका भी उच्चारण स्थान तालव्य है। श ये षटकोण से जो होता है इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो मूर्धा से होता है। स र ल ये सब जो है इन सब का उच्चारण स्थान दंत से होता है। उच्चारित करिए और देखते रहिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये च वर्ग जो होता है इसे हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं। इस वर्ग के व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्यों स्पर्श संघर्षी व्यंजन? क्योंकि इनका उच्चारण अब च छ, तो इनका उच्चारण करते समय जो है जिह्वा स्पर्श भी कर रही है और वायु मुख से निकलने के लिए संघर्ष भी कर रही है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं वत्तर से, यानी मसूड़ों से जिनका उच्चारण होता है उनका। वत्तर से जिनका उच्चारण मसूड़ों से होता है, मसूड़ों से उच्चारण, मसूड़ों से उच्चारण किनका? जैसे स र ल, स र ल, इन सब का उच्चारण मसूड़ों से भी होता है। अब आगे देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि दंतोष्ठ, दांत और ओठ दोनों के मिला के किनका उच्चारण होता है? दंतोष्ठ, दांत प्लस ओठ दोनों को मिलाने से व, जब आप व का उच्चारण करेंगे तो दांत और ओठ दोनों का यूज होगा, तो वो दंतोष्ठ हो जाएगा। अब आगे है कंठ तालव्य, जिसका उच्चारण करते समय कंठ का और तालव्य यानी जो तालव्य होता है उसका, तो य ए यानी ये स्वर हो गए, जैसे ए और ए ये कंठ तालव्य के हो गए। अच्छा, कंठोष्ठ, ये सारी चीजें मैंने आपको पार्ट 1 में बताई है, फिर भी एक बार उसको रिकॉल कर रही हूँ। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ मिला करके ओ और अ हो जाते हैं, एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं अगला पार्ट क्या है। आगे अब हम दूसरा पार्ट इसका देखेंगे कि किसको वर्गीकृत करते हैं, तो इसमें जो है हम वर्गीकृत करेंगे अंतस्थल व्यंजन के आधार पे। इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसे हम कहेंगे अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं? तो जिनका उच्चारण जिनके उच्चारण में श्वास जो है अंदर खींची जाती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख दें, जिनके उच्चारण में वायु अंदर खींची जाती है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये सभी क्या है? ये सभी अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व, इन सब के उच्चारण में आप देखेंगे कि वायु जो है अंदर की तरफ खिंचती जाती है, तो इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। आगे है, अच्छा, अंतस्थ व्यंजन में इसमें भी अर्ध स्वर आते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, आप इसे एक नोट, इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि इसमें जैसे अर्ध स्वर, अर्ध स्वर किसे कहेंगे? तो इसमें भी जो है व्यंजन में भी दो अर्ध स्वर आते हैं, य और व। ये दोनों क्या है? य और व दोनों अर्ध स्वर में आते हैं। आगे है अगला, जब अगले पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे तो तीसरा पार्ट हो जाएगा उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन क्यों? कि इसमें वायु मुख से निकलते समय संघर्ष करती है। संघर्ष करने का मतलब कि एक से अधिक भागों को टच करती है। जिनके उच्चारण से मुख में जो है उष्मा पैदा होती है, उसमें उष्ण व्यंजन बोलते हैं। जिनके उच्चारण से मुख में उष्मा
पैदा होती है। जिनके उच्चारण से मुख में ऊष्मा पैदा होती है उन्हें हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे उच्चारण करिए श श श, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या, एक मिनट, इनकी संख्या 4 है, 4 है। ये 4 होते कौन? श श ह, श श श और ह। आप उच्चारित करिए और देखिए इनके उच्चारण में जो है वायु जो है मुख से ऊष्मा मतलब संघर्ष करते हुए निकलती है। आगे है चौथा भाग, हम इसका लिखेंगे चौथा पार्ट, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं। जब दो व्यंजन वर्ण आपस में मिलते हैं, आपस में मिलकर तीसरा वर्ण बनाते हैं। जैसे जैसे देखिए 4 संयुक्त, इनकी संख्या जो होती है 4 होती है। 4 प्रकार, इनकी संख्या नहीं, प्रकार नहीं कह सकते हम इसको, इनकी नंबर कहेंगे। ये इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से है? तो पहला तो देखिए छ है, दूसरा त्र है, तीसरा ज्ञ है और चौथा श्र है। छ किन किन अक्षरों से मिलकर बना है? तो क और श के मिल करके जो है छ बना है। ये त्र है, तो और र मिलकर के त्र बना है। ज्ञ तो ज और इ मिलकर के ज्ञ बना है। श्र जो है श और र मिलकर के इ बना है। ये देख रहे हैं कुछ लेटर्स के नीचे जो है हलंत लगा है। हलंत का मतलब वो शब्द जो होते हैं आधे होते हैं। अगला भाग है पांचवा नंबर, पांचवा जो है वो है द्विगु व्यंजन। द्विगु या उत्प्रेक्षी व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन ये कैसे होते हैं? इन व्यंजनों के जो होते हैं द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? मतलब जिनमें दो व्यंजनों के गुण पाए जाते हैं। हम लिख सकते हैं जिनमें दो व्यंजनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें दो व्यंजनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें द्विगुण कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 2, सॉरी 4 नहीं 2 होती है। इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो देखिए अंग हो जाएगा, अंग, और दूसरा अढ़। इसमें दो व्यंजनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला जो हम इसको डिवाइड करेंगे, अभी तक जो जितने भी प्रकार हमने पढ़े वो सब उच्चारण के आधार पे थे। ये जो जितना भी हमने 1 से लेकर के 4, 1 से लेकर के 5 तक जो पढ़ा था ये पूरा, ये सभी जो है उच्चारण के आधार पे थे, उच्चारण स्थान के आधार पे। ये मैं यहाँ लिख दूं इस उच्चारण स्थान के आधार पर। और अब नेक्स्ट जो है वो किस आधार पे रहेगा? तो ये हमारा वायु संवेग के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर, मतलब वायु किस तरह से निकलती है इस बात के आधार पे रहेगा। तो इसमें भी जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक अल्प प्राण होते हैं और एक महाप्राण होते हैं। तो हम इसे लिख लेते हैं, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अभी जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, अल्प प्राण मतलब जो बहुत छोटा होता है, जिसके उच्चारण में मुख से बहुत कम वायु निकलती है। उच्चारण
खैर उच्चारण लिखते हैं, बस शॉर्ट में लिख देते हैं कि मुख से कम वायु निकले, मुख से कम वायु निकले, वायु निकले मतलब जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है, मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण बोलते हैं। मुख से ज्यादा समय लगे, मुख से वायु निकलते समय, मुख से वायु अधिक निकले, यहाँ पे अधिक छूट गया, अधिक निकले, ठीक है। जिनके उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले, जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकले, उनके अल्प प्राण बोलते हैं, और जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकले उन्हें हम महाप्राण बोलते हैं। जैसे अभी किनको किनको बोलते हैं, तो प्रत्येक जो वर्ग होते हैं, अभी मैंने ऊपर आपको वर्ग लिखवाया था, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पांचवा और पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और य, र, ल, व ये सब भी जो है अल्प प्राण है। अब बात करते हैं महाप्राण की, तो महाप्राण कौन होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और श, श, श और ह ये तीनों भी जो है महाप्राण में आते हैं, ठीक है। ये तो वायु संवेग के आधार पे हो गया। अब नेक्स्ट है जो हमारा, वो तारत्व के आधार पे रहेगा। तारत्व यानी कंपन के आधार पर, तारत्व के आधार पर, जैसे जब हम शब्दों को, वर्णों को उच्चारित करते हैं, तो हमारे अंदर की जो तंत्रिकाएं हैं उनमें कंपन होता है, तो उसके आधार पे हम इसको वर्गीकृत करेंगे। ये भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक सघोष और एक अघोष। सघोष, और सघोष को घोष भी बोलते हैं, सघोष, दूसरा अघोष, ये दो प्रकार के होते हैं। सघोष और अघोष ये दोनों होते हैं। सघोष और अघोष में क्या होता है कि सघोष में, जैसा कि नाम से ही पता चला है, सघोष तारत्व, तारत्व यानी जिनमें कंपन हो, तो जिनके उच्चारण जिनके जिन जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो, या हम इसको लिख सकते हैं जिनके उच्चारण में तंत्रिकाओं में कंपन हो, ठीक है। और यहाँ पे कंपन न हो, मतलब जिनका आप उच्चारण करें उसमें कंपन न हो, जिनका उच्चारण करें उसमें कंपन हो। तो कंपन न हो में देखिए क्या कौन कौन से आते हैं, हम इसको नोट कर लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का, सघोष में प्रत्येक वर्ग का 3, 4 और 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा लगातार वर्ण जो होते हैं वो तारत्व, वो जो होते हैं सघोष होते हैं। जैसे य, र, ल, व ये सब, और ह भी, ये सब क्या है, सघोष हैं। और सभी स्वर भी क्या होते हैं, सघोषी होते हैं। अच्छा, अब अघोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का, लिख देते हैं इस चीज को, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। स, स और स ये भी क्या होते हैं, ये दोनों भी अघोष वर्ण होते हैं। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अब कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, लिख लेते हैं हम इसको नोट करके एक तरह से। महत्वपूर्ण तथ्य, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तथ्य, जो कभी कभी हम ध्यान नहीं देते और नहीं आ पाते हैं। तो इसमें देखिए पहला तो हम लोग लिख लेते हैं उच्छिप्त। उच्छिप्त किन्हें कहते हैं, उच्छिप्त वर्ण कौन से होते हैं, उच्छिप्त वर्ण, उच्छिप्त वर्ण क्या होते हैं,
पहला उच्छिप्त वर्ड जानेंगे। दूसरा जो है, दूसरा हम जानेंगे पार्श्वित वर्ड किसको बोलते हैं। पार्श्वी, सॉरी पार्श्व, गलत लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा पार्श्विक, पार्श्विक वर्ड। और तीसरा जो आएगा वो हमारा आ जाएगा प्रकंपित, प्रकंपित वर्ड। प्रकंपित वर्ड क्या होते हैं, इन चीज के बारे में जानेंगे। तो पहला तो उच्छिप्त वर्ड क्या है। उच्छिप्त वर्ड मतलब जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक जो है झटके से नीचे गिरती है। इस चीज को हम लिख लेते हैं, जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक मतलब आगे का भाग झटके से नीचे गिरता है, नीचे गिरता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उच्छिप्त वर्ड कहते हैं। जैसे जैसे अंग, अड़, उच्चारण करिए और देखिए इसके उच्चारण में जिह्वा जो है काफी झटके से नीचे आती है। पार्श्विक वर्ड क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता हुआ और उसके बाद आसपास से वायु निकल जाती है। जिसका शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं, जिनके ये न लिख करके बस सिर्फ शॉर्ट में इसको हम लिख लें कि उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग, जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छुए, मसूड़े को छुए छुए तथा आसपास से वायु निकल जाए। जैसे जैसे देखिए ल का जब आप उच्चारण करेंगे तो ल के उच्चारण में क्या आएगा, ल, जीभ जो है, जीभ का अगला भाग जो है वो मसूड़े को छू रहा है और दोनों तरफ से जो है वायु निकल जा रही है। अब आते हैं प्रकंपित वर्ड, जिनके उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार जो है कंपन करना पड़ता है। इसको कलर चेंज करने तो, उच्चारण में जिह्वा में 2-3 बार कंपन हो। जैसे उच्चारित करिए र, जब र का उच्चारण आप करेंगे तो जिह्वा कंपन होने लगेगी, र। ये महत्वपूर्ण तथ्य मैंने इसलिए लिखवा दिए क्योंकि एग्जाम में ना कभी कभी ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वर्ड दे दिए होते हैं और हमें पता नहीं चल पाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये जो वर्णमाला चैप्टर था ये हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा वो संधि का रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए दोस्तों। आपको इसकी पीडीएफ जो है एकदम अच्छे से वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में है। और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के वहां पे चेक कर लीजिएगा दोस्तों।